दिल्ली में रहने वाली एक स्कूल टीचर सुनीता शर्मा बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि नवंबर 2019 में उसकी शादी होने वाली थी उसी के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से। 26 साल की सुनीता ने 1.5 लाख रुपए जमा किए थे, वो भी अपनी मंथली सैलरी में से, जो की थी 16,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर इतने पैसे काफी नहीं थे, इसलिए सुनीता की मदर ने अपने गाँव की छोटी सी जमीन को बेच दिया ताकि वे सुनीता के दहेज में फर्नीचर, टीवी या फ्रिज दे पाए और इसके अलावा छोटा सा अच्छा सा हॉल बुक हो पाए और केटरिंग का खर्चा भी अच्छे से चल पाए। लेकिन यहाँ पर एंड मोमेंट पर लड़के वालों ने एक और डिमांड उनके सामने रख दी कि हमें यहाँ पर 4 व्हीलर चाहिए और उसके बिना हम शादी नहीं करने वाले। तो इस शादी को टूटने से बचाने के लिए और उसकी बदनामी ना हो उसके लिए सुनीता और सुनीता के फादर ने कहीं से लोन लेकर इस डिमांड को पूरी करते हैं। अब यहाँ पर हुआ यूं है कि लड़की के फादर के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ गया है जो कि शायद अगले 8 से 10 सालों में भी चुका नहीं पाएगा वो। तो यहाँ पर हमारे भारत देश में एक तो इस तरीके की शादी होती है जहाँ पर मजबूरन फाइनेंशियल बर्डन लेना पड़ता है। और अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो भी यहाँ पर समझाता हूँ जो लोग दिमाग से थोड़े से पैदल है। लेकिन उसके पहले हमें कुछ नंबर देखना होगा जो की बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में जो भी शादियां हो रही है हमारे रिलेटिव के बीच इंस्टाग्राम वगैरह में, उनके पीछे की जो रियलिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब मानी जाती है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाय द वे यहाँ पर जो भी नंबर्स और सर्वे मैंने रिसर्च करते टाइम पढ़े हैं ना, उन सभी की लिंक्स अगर आपको जरूरत है तो वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए हुआ यूं है कि इस बार 2024 में नवंबर और दिसंबर में 48 लाख से भी ज्यादा शादियां हुई है, जिसमें 5 से लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पूरे साल भारत के अंदर करीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा शादियां हुआ करती है और जिसमें 130 बिलियन डॉलर मतलब की कुछ 11 लाख करोड़ रुपए की भारत की वेडिंग इकोनॉमी है, जो यहाँ पर श्रीलंका की जीडीपी से भी ज्यादा है। हम इंडियंस हमारी पूरी जिंदगी की 20% इनकम सिर्फ एक मैरिज करने में यानी कि शादी करने में खर्च कर देते हैं। मैं यहाँ आपको मैरिज से अलग अलग बजट वाइज थोड़ा सा वेरिफिकेशन समझा देता हूँ। देखो 3% से ज्यादा भारत के अंदर ऐसी शादी हुआ करती है जिसमें 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ करते हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी में 15 से 20 करोड़ रुपए अगर खर्च कर देंगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे ऐसे यहाँ पर 3% शादियां भारत में हुआ करती है। बॉटम की 46% शादियां ऐसी होती है जो महज 6 लाख में हो जाती है, यानी कि मेरा मतलब ये है कि 3 लाख, 5 लाख या फिर 6 लाख में शादी हो जाती है। और ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग पाई जोड़ते हैं अपनी एक शादी को करने के लिए। पर बीच की यहाँ पर 51% शादियां ऐसी है जो कि 10 से 20 लाख के बजट में हो जाती है। दूसरा सिनेरियो मैं आपको बताने वाला था, जो लोग दिमाग से थोड़े से पैदल है वो लोग यहीं पर 10 से 25 लाख वाली बजट कैटेगरी में आया करते हैं। ये ऐसे मिलेनियल्स हैं जो कि टियर 2 या फिर टियर 1 सिटीज में रहा करते हैं दोस्तों, और इनको अपना शादी का खर्चा खुद उठाना होता है और अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन नहीं देना होता है, जो कि हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और ऐसे मिलेनियल कपल को डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर थीम वेडिंग करनी होती है, और ऐसा वो लोग किया भी करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने रिलेटिव्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच और खास करके इंस्टाग्राम में फुल और ग्रैंड वेडिंग देखी होती है, और वो सब देखकर उनको भी अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है। और असलियत में इनका बजट होता है 8 से 10 लाख रुपए, और दूसरे 10 से 12 लाख वो पर्सनल लोन या फिर वेडिंग लोन लेकर 25 लाख की शादी किया करते हैं। और शादी के 8-10 साल बाद वो यही वेडिंग लोन भरते रहते हैं अपने जीवन भर। इंडिया लैंड की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 30% लोग ऐसे होते हैं जो कि बैंक से पर्सनल लोन या फिर वेडिंग लोन लेकर शादी किया करते हैं। दूसरे 30% लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड से पैसे लेकर शादी किया करते हैं। मतलब यहाँ आप खुद ही देख सकते हो 100% में से 60% शादियां तो ऐसी होती है जिसमें लोग बाहर से कहीं से पैसा लेकर शादी किया करते हैं। और अगर आप भी यहाँ पर इंस्टाग्राम जैसी शादी करने के लिए पर्सनल लोन लेने की तैयारी में हो तो रुक जाओ थोड़ा सा, जरा ये यहाँ पर नजर डालो थोड़ा सा। पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट 10% से शुरू होकर 24% के आसपास झूलते हैं, और ये पर्सनल लोन आपको 7 से 8 साल में रीपे करनी होती है। मतलब कि मान लो आपने 10 लाख की लोन ली है एवरेज 12% के इंटरेस्ट पे, और इसको आप 7 साल में अगर पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रीपेमेंट 15 लाख रुपए करने होंगे। ऊपर से अगर आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए तो उसकी आपके ऊपर मोटी पेनल्टी लगा करती है, और आपका यहाँ पर क्रेडिट स्कोर भी बहुत ही ज्यादा डाउन पे चला जाता है। और अगर आपके पास यहाँ पर पैसे हैं और आपको अर्ली लोन क्लोज अप करना है तो उसके ऊपर भी 2 से 3% का प्री क्लोजर का चार्ज लगा करता है, यानी कि बैंक आपको हर तरीके से झिंझोड़ कर रख देती है। मतलब कि आपने अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भरा टाइम पर तो भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, पेनल्टी देने पड़ेंगे, और अगर आप पहले भी भरते हो तो भी आपको पेनल्टी मारेंगे वो लोग। अब यहाँ पर सीधी सी बात है ना मेरे भाई, वो लोग भी धंधा करने बैठे हैं। अगर हमको भी कहीं से मौज करने के लिए, शादी में उड़ाने के लिए पैसे कहीं से उधार चाहिए तो वो भी यहाँ से हमसे दबा के ब्याज वसूलने वाले हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि पर्सनल लोन और वेडिंग लोन के चक्कर में आखिर इंसान फंस कैसे जाता है। अब इसके पीछे बैंक्स की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी होती है। अब इसको अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। जब भी आपको फैंसी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहले तो आपको गेस्ट को वहाँ पर ले जाना पड़ता है, उसमें वहाँ पर आपका खर्चा हो जाता है। दूसरा वहाँ पे होता है होटल्स का बुकिंग करना होता है जिसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस जाते हैं। वहाँ पे आपको जाकर वेडिंग प्लानर्स को हायर करने पड़ते हैं, और वहाँ पर हाई एंड डेकोरेशन करने पड़ते हैं, तो उसका भी एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, यानी कि वहाँ पे भी आपका खर्चा हो जाता है। और ये सारे के सारे खर्चे आपके बजट से बाहर चले जाते हैं, आपको वहीं पर लोन लेने पड़ जाते हैं। और बैंक वाले भी सामने मुंह खोलकर बैठे रहते हैं, जैसे कि प्री अप्रूव्ड लोन, लोन विदाउट गारंटी, क्रेडिट कार्ड EMI वगैरह वगैरह। और यहाँ पे सबसे इजीली लोन मिल जाती है और इंसान यहाँ पर लोन ले भी लेता है, और शादी के बाद वो बेवकूफ इंसान इस पर्सनल लोन को चुकाने में लग जाता है। अब यहाँ पर सोचो कि आप शादी के 7-8 साल बाद भी पर्सनल लोन और वेडिंग लोन ही चुकाते रह जाओगे, तो अगर शादी के 2-3 साल बाद आपका बच्चा होता है तो उसका खर्चा कैसे उठाओगे? मान लो आपकी बीवी का खर्चा आप कैसे उठाओगे अगर वो जॉब नहीं कर रही होती है तो
फिर आपको अगर यहाँ पर गाड़ी लेनी है तो उसका भी EMI आपको देना होगा। और इसमें मैंने यहाँ पर हनीमून का खर्चा या फिर साल में एक बार कहीं घूमने जाने वाला वो सब तो यहाँ पर गिना ही नहीं है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि सिर्फ वेडिंग ही नहीं बल्कि नॉर्मल लाइफ में भी 77% वर्किंग प्रोफेशनल पर्सनल लोन पे जी रहे हैं, और वो भी अपने रोजाना जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए। और इसका रीजन ये भी है कि इनका लिमिटेड इनकम हुआ करता है। कभी कभी एस्पिरेशनल परचेसेस कर लेते हैं, फिर कभी कभार ये लोग अनप्लान्ड खर्चा कर लेते हैं, जैसे कि आईफोन लेना, मैकबुक लेना, M2 लेना वगैरह वगैरह। और ऊपर से आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और कभी कभार मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं लोगों की जिंदगी में। उसके चलते होता ये है कि सेविंग्स होती नहीं है और उनको यहाँ पर लोन लेना पड़ जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारी इंडियन वेडिंग इकोनॉमी जो है ना वो रिसेशन प्रूफ है, यानी कि इसमें कभी भी डाउनफॉल आपको देखने को नहीं मिलने वाला। लोगों के पास पैसे हो या फिर ना हो, लोग वही जोरों शोरों से शादी किया करेंगे। लोग 15 लाख की लोन लेके बिजनेस नहीं करेंगे और शादी कर लेंगे। पेरेंट्स का भी यही हाल है कि अगर उनके बच्चों को 2-3 लाख का कोई कोर्स करना है ना तो वो लोग उनको पैसे नहीं दिया करते और उसके शादी में 10 लाख 15 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? वैसे तो हम इंडियंस बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, तो यहाँ पर इसी टाइम में हमारी समझदारी आखिर कहाँ चली जाती है इसके बारे में कौन बताएगा? क्यों हम सभी के सभी भारतीय अपने जीवन की 20% इनकम को सिर्फ एक मैरिज में यानी कि शादी में खर्च कर देते हैं। और कई लोग तो कमाया भी इसीलिए करते हैं ताकि वो आगे चलकर अपने बच्चों की शादी कर सके उन पैसों से। जहाँ पर सोशल स्टेटस की बात आ जाती है ना, वहाँ पर लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करना चालू कर देते हैं और लोग उसके सामने अपना बिजनेस भी बना लेते हैं। और यहाँ पर ऐसे बिजनेसेस में लोगों के हाई मार्जिन भी हुआ करते हैं। अब यहाँ पर आपको जगह बताता हूँ कि ये बिजनेस किस चीजों को टारगेट किया करते हैं और आप भी कैसे इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्टैटिस्टिका के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2024 में लगेज बैग और ट्रैवल बैग के मार्केट में 1,24,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था। तो मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर 81% बैग मात्र वेडिंग के सीजन में खरीदे जाते हैं। दुल्हन अपने साथ 5 लगेज बैग लेकर जाया करती है अपने ससुराल। मतलब कि महज 1 लाख करोड़ के तो सूटकेस बैग और लगेज बैग खरीदे जाते हैं वेडिंग ट्रेडिशनल के तौर पे। उसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स वहाँ पर हुआ करते हैं। लोग अब यहाँ पर प्रीमियम के तौर पे जाने लगे हैं आगे चलकर। प्रीमियम सूटकेस और लगेज के मार्केट में आजकल बहुत सारी नई ब्रांड आ चुकी है और मार्जिन भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है और इसके चलते वे लोग करोड़ों का रेवेन्यू किया करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नसर मिल्स। और यहाँ पर है दूसरा मोकाबरा। ये दोनों के दोनों ब्रांड शार्क टैंक में भी आ रखी थी और इन दोनों ने काफी बड़ी फंडिंग भी उठाकर रखी हुई थी। दूसरा फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि आप अपनी शादी में यानी कि आपकी वेडिंग में फॉरेनर्स को इन्वाइट करके और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब ये मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। एक यहाँ पर 15-20 लाख की शादी की अगर बात करें तो उसमें 30% खर्चा केटरिंग का होता है, 25% खर्चा गोल्ड और ज्वेलरी का होता है, 15% खर्चा वेन्यू बुकिंग का हो जाता है और 10% का खर्चा वेन्यू के डेकोरेशन पे चला जाता है और बाकी का जो 20% खर्चा बचता है ना वो फोटोग्राफी, इन्विटेशन कार्ड, गिफ्ट सारी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें से 81% का मार्केट शेयर मात्र वुमेन्स का है और महज 10% किड्स का। यहाँ पर मेंस का मात्र 9% का है मार्केट शेयर। इसके पीछे रीजन ये है कि वुमेन्स के जो शादी के लहंगे होते हैं ना वो भी 1% फर्स्ट कॉपी, जो कि मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े बड़े डिजाइनर से कॉपी करके बनाए जाते हैं, भी 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच बिका करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्लोथिंग स्टोर्स ने ये भी नया चालू किया है कि पूरे परिवार के लिए एक ही कलर का लहंगा, एक ही डिजाइन का लहंगा, एक ही डिजाइन का सब कपड़े वगैरह, ये सब वाला स्कीम। और जो लोग ऐसे महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग रेंट पे ले लेते हैं उनसे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एथनिक वेयर के इंडियन मार्केट में 30,000 करोड़ की वैल्यू है, यानी कि मार्केट कैप है इतने की। भारत में हर साल 750 टन गोल्ड खरीदा जाता है और उसमें से भी 50% यानी कि 350 से 400 टन गोल्ड महज शादियों के लिए खरीदा जाता है। 60,000 करोड़ की तो ज्वेलरी बिक जाती है, 5,000 करोड़ की होटल बुकिंग हो जाती है यहाँ पे। वेडिंग फोटोग्राफी चलो मान लो यहाँ पर नॉर्मल है, उसके पहले लोग प्री वेडिंग भी करवाते हैं, उसको भी मान लो कि आजकल चलन हो गया है। लेकिन लोग वेडिंग के बाद भी पोस्ट वेडिंग सूट और हनीमून सूट भी कराया करते हैं, जिसमें भी वो लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं वहाँ पे। शादी के बाद प्रेगनेंसी के टाइम बेबी शावर फोटो शूट भी आ जाता है यहाँ पर खर्चे लेकर, और सारी की सारी फोटोग्राफी का एक पैकेज बनाकर बेचा जा रहा है आजकल। अभी जितने भी सारी की सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग बैग, लहंगा, उसका मेकअप, गोल्ड एंड ज्वेलरी, फोटोग्राफी का पैकेज, वेन्यू और डेकोर कौन सा रखने वाले हैं उसका पैकेज, इसमें 60 to 70% डिजिटल मेकर होती है ब्राइड, बट इसमें से फाइनेंस 70% आता है पेरेंट्स के साइड से और 30% केसेस में ब्राइड और ग्रूम दोनों मिलकर ये खर्चे किया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में आप ब्राइड को टारगेट कर सकते हो। ब्राइड्स को अच्छी लगी ऐसी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाना, जैसे कि डेकोरेशन में एक सेल्फी बूथ बनाना, जैसे कि वहाँ पर आके ब्राइड अच्छी सेल्फीज ले सके, रियल, कलरफुल और फ्रेग्रेंस वाले फूलों से डेकोरेशन करना, जिसका प्रीमियम चार्ज हुआ करता है। फोटोग्राफी, इमीडिएटली कुछ फोटोज और वीडियो को एडिट करके देना ताकि उनको एडिट करके इंस्टाग्राम पर तुरंत अपलोड किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारी चीजों से ब्राइड को अपना टारगेट ग्रुप बनाया जा सकता है। सिंपली यहाँ पर आप अगर बड़ी शादी को टारगेट करना चाहते हो तो आपको तन, मन और धन का ख्याल रखना है। पहली फिजिकली प्रोडक्ट की लुक थोड़ी सी लग्जरियस होनी चाहिए, सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए जो कि इमोशनली कनेक्ट हो जाए और यहाँ तक कि वो लोगों को अच्छी फील भी दिया करे, वो भी उस टाइम पर भी और 15 साल बाद भी जब उसको लोग याद करे तब भी। और ये दोनों आपने अगर क्रैक कर लिया तो आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आप तक आगे पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।